आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम अभी जो वीडियो कर रहे हैं वो 12th क्लास बिजनेस स्टडी की जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, उनके लिए ये वीडियो चल रही है क्योंकि इंग्लिश मीडियम की वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो हम वीडियो कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो देखिए, हम वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नियुक्तिकरण, भाग 3, चयन और प्रशिक्षण। तो हम अभी जो करेंगे वो नियुक्तिकरण भाग 3 में चयन और प्रशिक्षण के टॉपिक को करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। मेरा नाम प्रदीप कोकर है, लेक्चरर कॉमर्स की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ और मेरे चैनल का नाम कोकर प्रेजेंटेशन है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो के जो कंटेंट है उसको करते हैं। सबसे पहले हम चयन का अर्थ समझेंगे कि चयन क्या होता है। तो चयन का अर्थ समझने के लिए देखो, हम भर्ती कर चुके हैं। तो भर्ती में हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा हम जो इच्छित कर्मचारी हैं, जो योग्य कर्मचारी हैं, उनको जितनी पद हमारे संगठन में खाली है उनके लिए हम उनसे अप्लाई करवा पाए, आवेदन करवा पाए। अब जब आवेदन हो गए तो अब उसमें से मुझे जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसका चयन करना होता है। तो चयन होता है बड़ी संख्या में जो हमें रिक्त पदों के लिए संभावित उम्मीदवार से जो भी आवेदन मिले हैं उनमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति है उसको पहचानना और उसको खोजने की जो पूरी प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, चयन कहते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्याशियों की बड़ी संख्या क्रम में रोजगार परीक्षा और साक्षात्कार देने पड़ते हैं। तो चयन मैंने बताया था आपको जब अपनी पीछे वाली वीडियो बनाई थी लास्ट, कि जो चयन वाली जो ये प्रक्रिया होती है या ये स्टेप होता है ये नकारात्मक होता है। यहाँ आपको बड़ी संख्या में से जो आवेदन आए हैं उनको विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से हमें क्या करना होता है, उनको कम करना होता है। तो इसमें हम धीरे धीरे कैंडिडेट को या रिजेक्ट करते चले जाते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में जितने पद हमारे यहाँ रिक्त हैं हम उनके लिए उतने ही उम्मीदवार को चयन करते हैं जो बेस्ट होता है उसमें से। तो जो ये प्रत्येक चरण होता है उसमें बहुत से प्रत्याशियों को निकाल दिया जाता है, जो मैं आपको अभी बता ही रहा था। और जो कुछ होते हैं वो अगली परीक्षा या अगले चरण के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको वो चयन या वो चरण भी पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। और ये प्रक्रिया जब तक चलती जाती है जब तक हमें जितने रिक्त पद हैं या जितने जो सही उम्मीदवार है वो मिल नहीं जाता। तो यह प्रक्रिया आवेदन पत्रों की छटनी से शुरू होती है। सबसे पहले हम जितने हमारे पास आवेदन आते हैं उनको छटनी करते हैं, जांचते हैं और देखते हैं कि कौन जो उम्मीदवार हैं वो हमारे आगे के चरण के लिए सुटेबल हैं। तो शुरुआत में छटनी में ही बहुत लोग छट जाते हैं और इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मेरी कंपनी में अगर 5 रिक्त पद हैं तो नॉर्मली कंपनी करती है कि विभिन्न चयन की प्रक्रिया में से गुजारने के लिए कोई 10 टाइम ले लेता है, कोई 100 टाइम ले लेता है, बस उतने ही उम्मीदवारों को रखते हैं। तो अगर हमने कहा कि भाई हम एक पोस्ट के लिए 100 लोगों को जो है छटनी करेंगे जितने आवेदन आए हैं, तो इसका मतलब है कंपनी सिर्फ 500 लोगों को आगे के चरण के लिए सिलेक्ट करेगी। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। 100, ये 1000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है वहां तो हम सिर्फ 10 ही टाइम जो है लोगों को बुलाते हैं, मतलब कि 5 पद हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू के लिए हम 50 लोगों को ही बुलाते हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है। तो छटनी की जाती है सबसे पहले जितने आवेदन हमारे पास आए होते हैं बेस्ट को ढूंढकर, जो भी उन्होंने उस एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन में जो भी डिटेल दी है उसके बेस पर। यह प्रक्रिया फिर नियुक्ति पत्र मिलने तक, जब तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं और उम्मीदवार की संस्था में प्रवेश हो जाता है, जब तक ये चयन की प्रक्रिया चलती रहती है।
तो ये एक चयन के बारे में बेसिक डिटेल थी आपके लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे चलती है। तो चयन प्रक्रिया को देखेंगे, जिसका पहला पद और अंतिम पद अभी हमने देखा था। तो शुरुआत में वही प्रारंभिक जांच होती है जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि जो भी उन्होंने आवेदन पत्र दिए हैं उनकी जांच कर कर उसमें से अलग अलग क्राइटेरिया, जो पिछले पेज पर मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए थे, आवेदन पत्रों की हम जांच करते हैं और उसके बेस पे 10 टाइम्स या 100 टाइम या 1000 टाइम, जो भी है डिपेंड करता है कि पोस्ट कैसी है और आगे की प्रक्रिया कितनी लंबी है, उसके हिसाब से हम इसको छटनी कर लेते हैं। फिर चयन परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं कि अब हमें सिलेक्शन टेस्ट लेना है कि आपको इन इन टेस्टों के थ्रू गुजरना होगा। तो उसमें सबसे पहला होता है बुद्धि की परीक्षा। तो यहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। यह व्यक्ति के सीखने की योग्यता अथवा निर्णय लेने और परखने की योग्यता को मापने का टेस्ट है। तो ये हमें बुद्धि परीक्षा हम किससे लेते हैं, जिससे व्यक्ति कैसे सीखता है, नए और निर्णय कैसे ले सकता है, उसको परखने के लिए टेस्ट लिया जाता है। चयन परीक्षा का अगर दूसरा टेस्ट देखें तो वो होता है कौशल परीक्षा। ठीक है, तो उसके अंदर की जो एबिलिटी है उसका टेस्ट होता है। यह व्यक्ति के नए कौशल को सीखने की संभावित कुशलता को मापता है कि अगर व्यक्ति कुछ भी नया है, कुछ भी नई चीज आए तो उसको सीखने में उसका क्या इंटरेस्ट है, मतलब उसको कैसे लेता है, तो उसके सीखने की जो कुशलता है उसका यहाँ पर मापन किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं चयन परीक्षा का। तो नेक्स्ट टेस्ट है व्यक्तिगत परीक्षाएं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, व्यक्तित्व की परीक्षाएं होंगी, पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। तो इसमें व्यक्ति के संवेग, इमोशन देखे जाएंगे, उसका रिएक्शन देखा जाएगा, उसकी परिपक्वता देखी जाएगी, जीवन मूल्य जो मोरल वैल्यू हैं उनको देखा जाता है कि व्यक्ति उस तरफ किस तरीके से सोचता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है उसको ट्रेड टेस्ट कहते हैं, व्यापार परीक्षा। तो यहाँ देखा जाएगा जो कौशल वो सीख चुका है, जो स्किल उसके अंदर ऑलरेडी है, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो यह परीक्षा व्यक्ति के उपलब्ध कौशल जो उसके अंदर होती है उसको मापती है। कोई भी है, जैसे अगर हम इस समय अगर अकाउंट्स की फील्ड में हैं तो हमारा अगर अकाउंट से रिलेटेड टेस्ट हो तो वो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान ऑलरेडी है, वो स्किल हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो कौशल जो व्यापार परीक्षा उसके थ्रू होता है। तो ये ज्ञान के स्तर और उनके क्षेत्र की व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को मापता है कि उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की क्या नॉलेज है, जिसकी स्किल उसके पास है या जिसका सर्टिफिकेट उसके पास है। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिरुचि परीक्षा। तो अभिरुचि परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि उसकी रुचि कैसी है, किस प्रकार की है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है, उसका रुझान किस प्रकार का है, वो किस तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो वो उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश भी यहाँ से की जाती है। एप्टीट्यूड तो नहीं है, ये इंटरेस्ट टेस्ट है एक तरीके से। तो अभिरुचि परीक्षा में व्यक्ति की रुचि को जानने से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और उसके बेस ये सारे जो टेस्ट हैं अभी जो चयन परीक्षा चल रही है, ये एक तरीके से ज्यादातर लिखित परीक्षा होती है। तो रिटन टेस्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, दो परीक्षाएं हमने देख ली अभी। अब हम तीसरी परीक्षा के तरफ चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक परीक्षा को जब आप पास कर लेते हो, जब आप अगली परीक्षा में जाओगे, तो जब तक आप पहले जो पहली छटनी हुई है उसके अंदर आपका जो आवेदन है वो सिलेक्ट नहीं हो जाता, जब तक आप वो जो परीक्षाएं आपको देनी है वो नहीं दे पाओगे। और उन परीक्षाओं के में अगर पास हो जाओगे तो आप तो फिर इंटरव्यू की तरफ जाओगे, रोजगार साक्षात्कार। तो अगर आपने पिछला ट्रेड पास किया तो आप रोजगार साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए एम्प्लॉयमेंट रोजगार उसकी तरफ आगे बढ़ते हो। तो इसमें क्या होता है, जब रोजगार इंटरव्यू में आपको बताइए कि इंटरव्यू में जो आपने पीछे वहां पर देखा, यहाँ उसका इंटरव्यू के अंदर फेस टू फेस बात होती है, तो आप ये देख पाओगे कि उसकी एबिलिटी कैसी है। तो यहाँ उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक पर्टिकुलर नॉलेज लेवल, वो किस तरीके से डील करेगा, उसके रिएक्शन कैसे हैं, लिखित में आप आमने सामने नहीं देख पा रहे। यहाँ आप वो सारी चीजें फेस टू फेस देखते हो, फेस टू फेस उनको समझने की कोशिश करते हो, उसके ज्ञान का अवलोकन आप डायरेक्ट कर पाते हो, तो उनसे डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चन आप पूछ पाते हो।
तो इसके थ्रू आप जो है उसको मापते हो फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर। स्पेशलिस्ट लोग ये इंटरव्यू लेते हैं, तो जो विशेषज्ञ होते हैं वो इस इंटरव्यू को लेते हैं और वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनसे जो भी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जरूरी है वो पूछते हैं। यहाँ से, और इसमें कुछ टेस्ट आजकल ऐसे भी हो गए हैं जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह, जहाँ आपको ग्रुप में आप कैसे रिएक्ट करोगे वो भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब इसी के पार्ट है इंटरव्यू के। तो वो डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू लेती हैं। जब आप इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाओगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट होना जरूरी है। आप इस टेस्ट को पास जरूर करोगे, हर टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हो तो ही आप नेक्स्ट चरण के लिए चलते हो, नहीं तो आप यहीं पर रिजेक्ट हो। ठीक है, तो जब आप रिजेक्ट हो जाते हो तो खत्म आपका काम। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप पास हो गए या आप रिजेक्ट हो गए। पास हुए तो नेक्स्ट चरण की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट चरण है हमारा संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच परीक्षण। अब आपके टेस्ट हर प्रकार के हो गए, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था टेस्ट का वो भी हो गया, इंटरव्यू वाला पार्ट भी हो गया। तो अब आपका क्या देखा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है। तो वो कहलाता है संदर्भ और पृष्ठभूमि जांच, जिसमें आपको रेफरेंस देनी होती है, जिसको हम संदर्भ कह रहे हैं। अब वो रेफरेंस जो है प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है। ज्यादातर डिपार्टमेंट या ज्यादातर जॉब्स पे दो रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, दो संदर्भ मांगे जाते हैं, जो ये प्रूव करेंगे कि आपका जो चरित्र है वो एकदम सही है। ठीक है, पृष्ठभूमि के अंदर देखा जाएगा कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है। तो वो सारी चीजें पृष्ठभूमि में जांच की जाती है, बैकग्राउंड को आपको टेस्ट किया जाता है। तो अगर आप इसमें क्लियर मिलते हो, क्लियर का मतलब ये आपका बिल्कुल सही मिलता है, तो आप फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए या नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ जाते हो। मतलब कि जब आप यहाँ से भी पास हो जाते हो तो चयन का निर्णय शुरू हो जाता है कि आपका चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, पर बेस क्या है कि क्लियर करना पड़ेगा आपको हर चीज। तो चयन का निर्णय होता है, सिलेक्शन का डिसीजन होता है। तो अगर पोस्ट धीरे धीरे देखो कम होते चले जाएंगे, जब कम होंगे तो लास्ट में उतने ही बचेंगे जितने हमारे पास रिक्त पद है। तो रिक्त पद के बराबर जो है हम कैंडिडेट को लेते हैं, तो मेरिट बनाकर फिर हम उनका चयन करते हैं। तो जो भी मेरिट होती है उसके बेस पर चयन का निर्णय लिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर भी डिक्लेयर हो जाते हो कि आप पास हो गए हो इस टेस्ट में भी, या आपका सिलेक्शन का निर्णय हो चुका है, तो फिर आपको नेक्स्ट चरण की तरफ चलना पड़ता है, जिसमें आपकी शारीरिक और डॉक्टरिक परीक्षण होगा। तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो। अलग अलग पोस्ट पे ये अलग अलग लेवल का टेस्ट होता है। सबसे डिफिकल्ट जो होता है, जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, पुलिस वगैरह जितनी भी हैं, उनमें सबसे डिफिकल्ट टेस्ट होता है। बाकी सब में धीरे धीरे अलग टाइप की रिलैक्सेशन आपको मिलती रहती है। तो आपका फिर फिजिकल और जो है मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप फिर यहाँ पर जरूरी है कि पास, अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो फिर आप नए उसके चरण की तरफ चलते हो। नया चरण क्या है कि आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, जिसको हम पद प्रस्ताव कहते हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कि भाई हमने आपका चयन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्रस्ताव पद पर जो भी टर्म्स और कंडीशन है उसके बेस पर साइन कर कर सारे डॉक्यूमेंट लगाकर ये हमें जमा कर दो। तो ये कहलाता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, पद प्रस्ताव। तो अगर आप इसमें एग्री करते हो, यहाँ पर पास होना तो जरूरी नहीं है कि एग्री करना पड़ेगा, आपको अपनी सहमति देनी पड़ेगी कि हाँ मैं इस पद प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। तो जब आप ये स्वीकारिता दे देते हैं तो नेक्स्ट चरण कहलाता है रोजगार समझौता। तो अब आपके बीच में, आपके और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो समझौते के अंदर जो भी नियम कानून सारी चीजें लिखी होती हैं, आपके वेतन से संबंधित, आपकी प्रमोशन से संबंधित, कैसे आप काम करोगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, क्या पैकेज है, आगे की शर्तें क्या हैं, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। तो ये रोजगार एग्रीमेंट हो जाता है। तो इस बेस पर हम जो है चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये हो गया हमारा चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट
जो हमारा एक और एलिमेंट है इस चैप्टर का, हम अभी तक 3 एलिमेंट थे इसमें। एक भर्ती था जिसको हमने एक वीडियो पहले सीखा था, चयन अभी हमने किया, और अब हम इसके तीसरे एलिमेंट पर चलते हैं, वो है प्रशिक्षण और विकास। तो जब आप चयन भी कर लेते हो तो फिर समय समय पर जो अपने कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण करना और उनको कैरियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देना, ये भी उसी संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अब इसको इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। एक मिनट रुक जाइए बस। तो अगर इसको अब हम समझें तो ये कहता है कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं, एक कोटेशन है कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाना चाहते हो तो आप बीज बोइए, ठीक है, सीड का जो है उसकी जो बोने की प्रक्रिया है उसको पूरा करिए। यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाना चाहते हो, 10 वर्षों की योजना बनाना चाहते हो, तो आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, पेड़ों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप पूरे जीवन की अपनी योजना बनाना चाहते हो, देखो 1 वर्ष के लिए सिर्फ बीज बोना है, छोटा काम है, तो छोटे लेवल पर ही हो। 10 वर्ष की योजना है तो पूरा वृक्ष, पूरा पूरा एक तरीके से एक पूरा एक जंगल या वृक्षा का पूरा एक बाग बनाइए, तो जब जाकर आपको वो मिलेगा। और अगर आप पूरे जीवन की बनाना चाहते हो तो आप व्यक्तियों का ही विकास कर दीजिए। व्यक्तियों का विकास हो गया अगर, देखिए आपके जो कर्मचारी हैं, इस व्यक्ति का मतलब कर्मचारी, तो आप अगर कर्मचारियों का विकास कर दोगे तो ऑब्वियसली है कि आपका पूरा संगठन आगे बढ़ जाएगा। तो अगर जीवन योजना आप बनानी है तो आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो, जिन भी संगठन में जिस व्यक्ति के साथ काम करते हो, सिर्फ उनका विकास कर दो, आपका वो व्यवसाय या आपका वो परिवार पूरे जीवन आगे बढ़ता रहेगा। तो ये था प्रशिक्षण और विकास के बारे में एक कोटेशन जो मुझे सही लगी तो मैंने यहाँ पर डाल दी थी। अब देखिए प्रशिक्षण तथा विकास क्या होता है। कर्मचारी के वर्तमान और भविष्य के निष्पादन स्तर को सुधारने का एक प्रयास होता है ये। इसमें प्राय कर्मचारियों को सिखाने के द्वारा उनकी योग्यता बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है कि भाई उनको ट्रेनिंग दी जाए और कुछ नया सिखाया जाए जिससे उनकी योग्यता बढ़ जाए, जो उनके पास जिस भी लेवल पर इस समय है। प्रशिक्षण और विकास का अर्थ यही होता है। आगे चले तो प्रशिक्षण और विकास का महत्व, तो अगर महत्व में पहला पॉइंट लें तो वो ये है कि संगठन को क्या लाभ है। जब आप ये प्रक्रिया को अपनाते हो और उनको कुछ नया सिखाते हो और उनको कुछ नई स्किल उनमें डेवलप होती है तो उसका क्या क्या फायदा होता है। तो शुरुआत हम जो करते हैं वो संगठन को लाभ क्या है उनसे करते हैं। तो पहला ये है कि जब प्रशिक्षण से एक व्यवस्थित अधिगम या एक सीखने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो बार बार गलती करके सीखने वाली विधियों से हमेशा बेहतर रहेगी, क्योंकि अगर प्रशिक्षण उनको दे दिया जाएगा तो उन्होंने एक बार वो सीख लिया काम, ठीक है, जो पैसा लगा एक बार सीखने में लगा, उसके बाद आगे जो बार बार सीख कर गलती कर कर आप सीख रहे थे तो जो उसमें पैसा और आपका जो प्रयास था वो दोनों जो एक तरीके से वेस्ट हो रहे थे वो नहीं होंगे। ये जिसके है, जिसके कारण पैसा और प्रयास जो दोनों का नुकसान होता था वो अब नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता दोनों ही प्रकार की, चाहे वो मात्रा के रूप में हो चाहे वो गुणवत्ता के रूप में हो, वो बढ़ा देती है। ऑब्वियसली जब मैं कोई स्किल सीख जो कोई भी काम मुझे आ जाए, जैसे मेरी अगर आप पुरानी वीडियो देखो तो शायद वो इस तरीके की नहीं थी, क्योंकि शायद मैं उतना नहीं जानता था कि एमएस जो पावर पॉइंट है उसमें कैसे काम करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने उसको सीखा, मैंने प्रशिक्षण नहीं लिया, मैं आपको ये भी बता दूं, पर सीखा तो सही ना, मैंने सीखने की प्रक्रिया ही तो है, वहां पर एक संगठन सिखा रहा है या मैंने खुद सीखा। तो प्रशिक्षण जब मुझे मिलता है तो मेरी मात्रा मतलब कि मेरे काम करने की स्पीड, ठीक है, और गुणवत्ता क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएंगी। और अगर ये दोनों बढ़ेंगी तो कंपनी को लाभ जरूर होगा। तो प्रशिक्षण का ये फायदा है। प्रशिक्षण भविष्य के प्रबंधकों को तैयार करता है, क्योंकि जब हम नई स्किल सीखते हैं
तो इसमें हम ज़्यादातर ऐसी स्किल भी सिखाते हैं जिससे आपको नई पोस्ट के लिए, जो उससे ऊंची पोस्ट है, तो नया जो पद है आपका, नए पद के लिए पोस्ट लिखते हैं इसको, क्योंकि नई लिख दिया मैंने, तो नई पोस्ट के लिए आपको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों के मोटिवेशन को, उनका मनोबल जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अब जब कर्मचारी को कोई काम आ जाएगा, कभी भी देख लेना आप, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी शैतानी कर रहा है, कहीं से बचने की कोशिश करता है, क्लास नहीं अटेंड करता, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो हम उसके मनोबल को नहीं बढ़ा पाते, एक दूसरा उसके अंदर उस चीज की नॉलेज नहीं है, वो उसको सीख ही नहीं पाया। तो अगर हम उसको वो चीज सिखा पाए तो उसकी अनुपस्थिति भी कम हो जाएगी, वो स्कूल भी डेली आएगा। ऐसे ही कर्मचारी भी फिर छुट्टी लेना कम कर देंगे। तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण के द्वारा मनोबल भी बढ़ता है और अनुपस्थिति भी कम होती है। यह तेजी से परिवर्तित होते तकनीकी और आर्थिक वातावरण से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक है। मतलब बेशक हमारे आसपास बहुत सारी, हमने देखा है, पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा व्यावसायिक पर्यावरण का, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। तो उन परिवर्तनों को हम बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, उन चीजों को अपना लेंगे, अगर हमें समय समय पर उनके अनुसार, देखो उसके अनुसार मुझे प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो अगर प्रशिक्षण मिलता रहता है तो हम तकनीकी रूप में जो भी कुछ नया आया, जब हम अपने एम्प्लॉयज को वो सिखा देंगे तो वो तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आर्थिक वातावरण में जिस भी प्रकार की परिवर्तन आए हैं उनको हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रशिक्षण और विकास का महत्व था। अब कर्मचारियों को लाभ, क्योंकि पहले ये जितने भी लाभ हमने अभी तक पढ़े ये संगठन को थे, अब इंडिविजुअल कर्मचारी को क्या लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि वो हमारा कौशल, हमारे ज्ञान में सुधार कर देता है, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। यह कार्य को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए या उसका निष्पादन करने के लिए व्यक्ति को उसके लायक बनाता है, जिससे वो ज्यादा कमा पाएगा, क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसकी इनकम जो है जरूर बढ़ेगी। प्रशिक्षण कर्मचारियों को कुशल बनाता है, वो ऊपर पढ़ ही लिया हमने, जब कौशल में विकास होगा तो वो अधिक कुशलता पूर्वक काम कर पाएंगे। ये कर्मचारियों को संतोष देता है कि वो उस चीज को सीख गए हैं जिसकी उस संगठन में जरूरत है, जिससे मेरी जो नौकरी है वो आगे बढ़े, जो मेरे प्रयास हैं वो आगे बढ़े, मेरा विकास हो सके, मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ, मेरा मनोबल बढ़ जाता है। ये कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा तीन अलग अलग चीजें हैं। मतलब हमें एक जैसा लगता है पर तीनों का मतलब अलग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रशिक्षण को देखते हैं। प्रशिक्षण क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की कौशल, क्षमता और योग्यता को बढ़ाया जाता है। वो अभी हम देख ही रहे थे, क्योंकि हम प्रशिक्षण को ही पढ़ रहे थे, जिससे वो विशिष्ट कार्यों को बेहतर निष्पादन कर सके, बेहतर ढंग से उनको पूरा कर सके। प्रशिक्षण वो प्रक्रिया है, इससे हम नए कौशल को सीखते हैं, ठीक है, और अपने ज्ञान का प्रयोग करने में, लाने में लाने की प्रक्रिया है। सीखो और अपने ज्ञान का प्रयोग में, अपने ज्ञान को प्रयोग में लाने की प्रक्रिया है। तो पहले आप नए कौशल सीखोगे, फिर उनको क्या करोगे, अप्लाई करोगे जहां पर उनकी जरूरत है। तीसरा है कि प्रशिक्षण क्या करता है, यह कर्मचारियों के वर्तमान कार्य निष्पादन में सुधार करेगा, ऑब्वियसली करेगा। जो इस समय जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जब मेरा प्रशिक्षण से मुझे वो नई जो कौशल है वो मेरे अंदर डेवलप हो जाएगा, तो मेरे काम करने की जो भी एक स्टाइल था वो उसमें सुधार हो जाएगा और मैं नए कार्यों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब हम दूसरा देखते हैं जो विकास है। विकास का मतलब क्या होता है? तो विकास से तात्पर्य सीखने के वो सुअवसर हैं के निर्माण करने से है, जो कर्मचारियों के विकास में सहयोग करेंगे। मतलब कि जिस लेवल पर वो है, वो उससे ऊपर उठ पाएगा। तो हम उसके पूरे व्यक्तित्व के, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ उसके कौशल की बात की जा रही है। आप देखोगे तो मेन इंपॉर्टेंट किस पर है फोकस हमारा?
कौशल पर, क्षमता पर, योग्यता पर। तो यहाँ सिर्फ ये इनका विकास किया जाता है, ठीक है। बट जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके पूरे व्यक्तित्व की बात की जाती है, उसमें वो भी आएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ हम उसके पूरे व्यक्तित्व के विकास में, मतलब उसके पूरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ केवल उन क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता जो सिर्फ उसके कार्य को निष्पादन करने में मदद करेंगी, परंतु उनको उनको भी जो उनके व्यक्तित्व का विकास करें, उनको भी शामिल किया जाता है, उनको ज़्यादा परिपक्व बनाए, जो प्रबंधक वगैरह पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है, तथा अपने संभावित कौशल के अर्जन में भी सहायता प्राप्त करें, ताकि ना केवल वे अच्छे कर्मचारी बन सकें, ये तो बहुत ज़रूरी है, जो ये वाला काम बन सके, ये सके हैं, बल्कि बेहतर पुरुष और महिला इंसान भी अच्छे बन सके। तो विकास का मतलब ये होता है। तो यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो अब शिक्षा की बात आ जाए, शिक्षा कैसे अलग है फिर? तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कर्मचारियों के ज्ञान और बोध को बढ़ाती है। वहाँ कौशल बढ़ रहे हैं, यहाँ मेरा क्या बढ़ रहा है? ज्ञान, बोध। मुझे ये पता चल जाता है थ्योरेटिकली कि किस चीज का क्या यूज है, क्या हम देखो, जब आप अभी अकाउंट्स बना रहे हो या आप अभी बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, तो आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हो, आपका जो बोध है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है, पर आपके अंदर वो कौशल नहीं आया कि कैसे रियल के अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो शिक्षा ने आपको क्या दिया? ज्ञान दिया, बोध दिया। प्रशिक्षण आपको वो कौशल, क्षमता, योग्यता दे रहा है। विकास क्या कर रहा है? आपको पूरे व्यक्तित्व को आगे बढ़ा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यह कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आपको अकाउंट्स इस तरीके से बनाना है, ये करना है, परंतु एक ऐसी तार्किक और विवेकपूर्ण बुद्धि का विकास कर देता है जिससे आप उसका प्रयोग कर कर आप अपने प्रशिक्षण में वो कौशल, क्षमता और योग्यता को सीख सकते हो। ठीक है, तो निश्चित उत्तर नहीं मिला आपको अभी अकाउंट्स, आपको जो प्रैक्टिकल वे में नहीं आए, पर आपको ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध मिल गया जिसको यूज कर कर, मतलब जिसका तार्किक यूज कर कर आप अपने कौशल को अर्जित कर सकते हो। तो ये मूलभूत सिद्धांतों को समझाती है, बेसिक नॉलेज आपको देती है, विश्लेषण करने की आपकी क्षमता का विकास करती है, संश्लेषण, कई सारी चीजों को मिलाकर एक करने की आपकी योग्यता को बढ़ाती है, विषय निष्ठता, मतलब विषय की जो भी जरूरी बातें हैं वो आपको प्रदान करेगी, वो शिक्षा कहलाती है। तो ज्ञान और बोध देती है आपको, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग शिक्षा के द्वारा मिलती है, कौशल, क्षमता और योग्यता आपकी प्रशिक्षण से सुधरती है, और विकास में ये तो सुधरते सुधरते हैं, साथ में आपका व्यक्तित्व भी सुधरता है। ये बेसिक डिफरेंस था इनके अंदर। अब प्रशिक्षण की विधियां, तो सबसे पहले हमारी जो विधियां आती हैं वो ऑन द जॉब मेथड पर आती हैं। ऑन द जॉब का मतलब होता है, देखो, दो ही प्रकार की विधियां हैं कि प्रशिक्षण आपको कैसे दिया जाए। तो एक होता है आपको सीधा डायरेक्ट वहीं पर सिखाया जाए जहां आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइव आपको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब मेथड। इसमें सबसे पहला होता है प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम। तो प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम में क्या होता है कि जो इंटर्नशिप के लोग होते हैं, प्रशिक्षणार्थी का मतलब आपको एक ट्रेड में दिया, जैसे आईटीआई वगैरह हैं, इसमें आपको सीधा इंटर्नशिप के लिए लेके जाता है। तो प्रशिक्षणार्थी को एक कार्य में प्रवीण करने के लिए एक कर्मचारी के अधीन रखा जाता है। ये कर्मचारी जो होता है वो वहाँ एक सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, जो आपके हर काम को देखता है और उस वो ये देखता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहीं गलती है या कुछ चीजें जो सही ढंग से नहीं हो रही, तो ये आपको उसको सुधार देता है। जैसे अगर प्लम्बर वगैरह जितने भी टेक्निकल, देखो ये स्किल वर्कर के लिए जरूरी है इंटर्नशिप की। तो आईटीआई वगैरह में यही सिखाया जाता है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे लोहार का काम हो। तो यहाँ आपको एक जो प्रवीण कर्मचारी है, जो उसमें एक्सपर्ट है, प्रवीण का मतलब यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि वो उस काम में एक्सपर्ट है, तो उसके अधीन आपको रखा जाता है, उसकी देख रेख में आप प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, तो काम सीधा कहाँ सिखाया जा रहा है? वहीं पर, ऑन द जॉब पर, लाइव एक तरीके से। ठीक है, काम करने की प्लेस पर आपको काम सिखाया जा रहा है। दूसरा है शिक्षण, कोचिंग। कोचिंग आपने सुना होगा, देखो क्रिकेट कोचिंग आप देखते हो तो क्रिकेट की कोचिंग कैसे होती है? एक कोच होता है उसका,
वो आपको जितनी भी टेक्निक्स हैं क्रिकेट की वो सारी सिखाता है, आपको ऑब्जर्व करता है और आपकी जो भी गलतियां हैं वो आपको सिखाता है। ठीक है, तो ये भी खेलते हुए सिखाता है ना, कभी घर में बैठकर तो नहीं सिखाता, इसलिए इसको ऑन द जॉब कहा जा रहा है। यहाँ भी जो कोचिंग दी जाती है, जो अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को दी जाती है, वो जब वो काम कर रहे होते हैं जब ही दी जाती है, तो इसको शिक्षण कोचिंग कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं या प्रशिक्षक जो होते हैं वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और जो प्रशिक्षणार्थी जो उनके अधीनस्थ हैं, जो कर्मचारी उनसे नीचे की पोस्ट पर हैं, उनको वो काम सिखाते हैं। ठीक है, आधारभूत रूप से प्रशिक्षणार्थी को इस प्रकार प्रशिक्षित या तैयार किया जाता है कि वो उच्च अधिकारी को उसके कुछ दायित्वों से मुक्त कर सके। लेकिन जो काम उच्च अधिकारी खुद कर रहा है उनसे उसको मुक्त करा किया जा सके और उसको भविष्य में उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर उच्च अधिकारी अपने साथ जो ट्रेंड उनको लगता है कि ये इस चीज को सीख सकते हैं, उनको रखकर उनको प्रशिक्षण देते हैं और उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाते हैं, सो दैट उनका कुछ कार्यभार भी कम हो और वो उस पोस्ट के लिए तैयार भी हो। नेक्स्ट की बात करें तो ये है स्थानबद्ध प्रशिक्षण, जिसको इंटर्नशिप प्रशिक्षण कहते हैं या संयुक्त प्रशिक्षण परियोजना। इसमें क्या होता है, यह प्रशिक्षण का एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें शैक्षणिक संस्थान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और जो व्यावसायिक फर्म है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल्स के अंदर अभी वोकेशनल के कोर्स चलते हैं, तो वोकेशनल की एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, तो जो वोकेशनल साइड ले रखी है जिन्होंने, वो उस वोकेशनल ट्रेनिंग पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बिजनेस फर्म के अंदर, तो जो बिजनेस कंपनियां होती हैं उन फर्म्स के अंदर उनको लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ करार होता है शैक्षणिक संस्थान का व्यावसायिक फर्म से। तो इसका एक एग्जांपल मैं अपना देता हूँ। जब हमने कभी बीएड की थी, बीएड वो डिग्री होती है जिसके थ्रू हम टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। 6ठी से लेके 12वीं तक के जो स्कूल में टीचर अपॉइंट किए जाते हैं वो इस बीएड डिग्री के ऊपर ही किए जाते हैं। तो बीएड डिग्री करते समय हमें एक जो है प्रैक्टिकल टीचिंग करनी थी। प्रैक्टिकल टीचिंग का मतलब है कि हमें किसी स्कूल में जाकर टीचिंग करनी थी। तो हमें 15 दिन के लिए एक स्कूल अलॉट किया गया था और उस स्कूल में हमें ट्रेनिंग देनी थी। ट्रेनिंग मतलब कि अपने पढ़ा कर दिखाना था। तो 15 डेज के लिए हमें टीचिंग ट्रेनिंग के लिए रखा गया था और जो हमारे टीचर्स थे वो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये कहलाता है स्थानबद्ध प्रशिक्षण या संयुक्त प्रशिक्षण परियोजना, जो एक शैक्षिक संस्थान और एक व्यावसायिक फर्म उनके बीच में करार होता है और उस बेस पर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्य बदली, तो इसमें क्या होगा, आपको एक काम से दूसरे काम पर ले जाया जाएगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है, एक कार्य से दूसरे कार्य में स्थानांतरण कर दिया जाता है जिससे वो हर कार्य में निपुण हो सके। कार्य प्रशिक्षण जो कार्य बदली प्रशिक्षणार्थी को अन्य कर्मचारियों से बातचीत करने का मौका भी मिलता है, भविष्य में विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिलता है, हर काम को सीखने का मौका मिलता है, तो उसमें सहयोग बढ़ेगा उन सबके बीच में। ठीक है, तो कोऑपरेशन की भावनाएं आएंगी और मैं नए नए कार्य सीख पाऊंगा। यहाँ पर भी ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग चल रही है। अब आती है हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब का मतलब है आपको लाइव ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अब आपको जो कार्यस्थल है उससे अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कार्यस्थल से अलग हटकर आपको आपकी क्रियाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग हटकर। ठीक है, इसमें एक होता है कक्षा कक्ष, जैसे व्याख्यान या सम्मेलन सेमिनार वगैरह। ठीक है, तो ये जो होता है वो जो जो एक तरीके से जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होते हैं ये उनके लिए होती है। जैसे हम टीचर्स हैं तो जब भी हमारे सेमिनार होते हैं तो स्कूल के अंदर लाइव नहीं होता,
हमें अलग से बुलाया जाता है और वहां पर हमारी ट्रेनिंग या हमारा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो होता है कक्षा कक्ष व्याख्यान, जहां हमें एक कमरे में रखा जाता है और वहां हमें जो भी चीज जो चेंजेस हुए हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। ऑडियो मैटर अगर हमारे पास है वो भी यूज किया जा सकता है, वीडियो मैटर हमारे पास है तो वो भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है चलचित्र। चलचित्र का मतलब आप जानते हो फिल्म। यहाँ पर फिल्म क्रिएट करके या ऑलरेडी अगर कोई फिल्म है तो उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर हायर जो पोस्ट होती हैं, जो हायर लेवल की पोस्ट होती हैं, उनके लिए ये मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो हायर लेवल पोस्ट के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। फिल्म में आप जानते हो ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं, तो उसके थ्रू आपको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कार्यस्थल पर आप अभी भी नहीं हो। फिर आ गया केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है कोई रियल सिचुएशन, वास्तविक कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी, वास्तविक परिस्थिति थी, उसके आधार पर जो पुराने समय में हो चुकी है, रियल वास्तविक होनी चाहिए, वो आपके सामने पेश की जाती है। कि भाई जैसे अब मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट के सामने एक केस स्टडी रख दी कि कंपनी में क्या हो गया था, स्ट्राइक हो गई थी। तो स्ट्राइक में वहां के मैनेजर ने कैसे उस स्ट्राइक को खत्म करा और कैसे अपनी जो है अपनी जो भी बातें थी उनकी भी सुनी, अपनी भी सुनी, और आखिरकार उस स्ट्राइक को उन्होंने खत्म करा दिया। ठीक है, तो उसमें कैसे सक्सेस पाई उस व्यक्ति ने, उस मैनेजर ने, वो आपको एक केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट की जा सकती है। और फिर आपको बताया जाता है कि आप इस वे में इस सिचुएशन को, आप जब कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आप उसको वहां यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप उसी फॉर्म में एग्जैक्ट उसी तरह से उसको यूज करो, पर आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सिचुएशन में बाहर निकल सकते हो। कंप्यूटर प्रतिमान आजकल ये बहुत चल रहा है, कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रक्शन जो होती है। तो आपको डमी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जिसको हम एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको हर चीज जो है क्रिएट की जाती है, बिल्कुल सिचुएशन सीन सब उसी तरीके से क्रिएट किया जाता है जैसा आपको रियल में मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर काम को करोगे। तो वो क्रिएट कर कर कंप्यूटर के थ्रू आपको बताया जाता है कि इस वे में इस तरीके से काम को पूरा किया जाएगा। तो वो कंप्यूटर प्रतिमान कहलाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इसको इसको वैसे अगर हम बोले इंग्लिश में तो ये बोली जाती है वेस्टिबुल। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको एक डमी मॉडल में, अब वो डमी मॉडल जो है वो वर्किंग भी हो सकता है, वो वर्किंग भी हो सकता है और नॉन वर्किंग भी हो सकता है। तो एक डमी मॉडल पर देखो, आपने मोबाइल फोन वगैरह की डमी देखी होंगी, तो वो डमी किस लिए दिखाई जाती है कि ये इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब वो डमी मॉडल ऐसा है जो नॉन वर्किंग मॉडल है। बट आपको वर्किंग मॉडल पर कि मशीनरी जो होती है हमारी वो बहुत महंगी होती है। अब कई कई करोड़ों की मशीन आती है, मान लिया कोई मशीन 10 करोड़ की है, तो आपको उस पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती, क्योंकि अगर आपने उसको खराब कर दिया, वो मशीन खराब होगी तो आपका कितना बड़ा हैवी नुकसान होगा इतना। साथ ही साथ आपके साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मिस हैपनिंग के चांस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, दुर्घटना के चांसेस भी जो हैं अगर वो बढ़ जाएंगे, तो कोई भी संगठन ये नहीं चाहता एक तो उसका पैसा खराब हो और या उसके कर्मचारी को कोई भी दिक्कत हो। तो इसलिए जब महंगी मशीनें होती हैं तो आपको एक डमी मॉडल पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी वर्किंग बताई जाती है। अब वो मॉडल वर्किंग भी हो सकता है, नॉन वर्किंग भी हो सकता है। ठीक है, तो उस डमी मॉडल पर आपको काम सिखाया जाता है। तो वो कहलाता है हमारा प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। नेक्स्ट आया नियोजित अनुदेश प्रशिक्षण। ये जो है प्लान इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जैसे जो कोर्स हम करते हैं, चाहे वो बीबीए का हो, चाहे एमबीबीएस का हो, ठीक है, चाहे बीडीएस का हो, कोई भी कोर्स जो हम लेते हैं, तो ये सब प्लान इंस्ट्रक्शन वाले हैं जिसमें पहले से प्री डिसाइडेड है कि आपको कौन सा कंटेंट किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कब आपको थ्योरी का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, कब आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा, वो सारा बताया जाता है। तो उसको कहा जाता है
नियोजित अनुदेश प्रशिक्षण। ये ज्यादातर ऑफ द जॉब में ही होता है, बाहर होता है, बुक्स की फॉर्म में होता है। हाँ, प्रैक्टिकल जो होगा वो जरूर ऑन द जॉब हो सकता है, ऑफ द जॉब भी हो सकता है। ठीक है, पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका बिल्कुल अलग होगा और सेमेस्टर वाइज होता है आजकल तो। ठीक है, तो सेमेस्टर के ऊपर बेस्ड हो चुका है आजकल तो सेमेस्टर वाइज आपको डिटेल प्लान इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं। तो ये थे आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था नियुक्तिकरण का, ये पूरा होता है। तीनों वीडियो के थ्रू मैंने आपको नियुक्तिकरण का पूरा चैप्टर आपके सामने रख दिया। तो इस बेस पर आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नियुक्तिकरण से संबंधित सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू।